और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो है रेप्लिकेशन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन जो होता है, रेप्लिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए, या फिर इसी को हम कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ डीएनए यूजिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट का यूज करते हुए डीएनए की सिंथेसिस करना या फिर डीएनए का डुप्लीकेशन करना ही क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। जैसे कि हमने बोला था ये टेम्पलेट वर्ड बार बार यूज होगा, तो टेम्पलेट का मतलब समझ लेते हैं यहीं पे। टेम्पलेट का अगर मतलब समझना चाहो तो टेम्पलेट क्या होता है? कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कोई एक ऐसा डिजाइन होता है जिसको देख के, जिसको कॉपी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा नया मैक्रोमोलिक्यूल या फिर कोई एक स्ट्रक्चर का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो टेम्पलेट क्या होगा? टेम्पलेट का मतलब होता है ढांचा। ढांचा का मतलब मीन्स जिस चीज को देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी करके सेम उसी तरीके की चीजें बना सकते हैं, उसको हमने कहा था टेम्पलेट। ठीक, तो टेम्पलेट मीन्स हो जाएगा ए स्ट्रक्चर विच इज यूटिल स्ट्रक्चर में a structure or sequence which is utilized for synthesis of new macromolecule एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग न्यू मैक्रोमोलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए यूज करेंगे, उसको कहा जाएगा टेम्पलेट। अब आ जाओ, देखो अब रेप्लिकेशन की बात करो तो हम लोग के पास दो तरीके के ऑर्गेनिज्म, कुछ को कहा जाता है प्रोकैरियोट्स और कुछ को कहा जाता है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल साइकिल चलती है वो तीन स्टेजेस में चल रही होती है, आई, सी एंड डी। आई के बाद सी फेज आता है, सी के बाद डी फेज आता है, डी के बाद वापस आई फेज आ जाता है। आई का मतलब है इंटरमीडिएट फेज। सी का मतलब है क्रोमोसोमल डिवीजन या फिर क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन, और डी का मतलब है डिवीजन। तो तुमको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो रेप्लिकेशन होता है वो सेल डिवीजन के कौन सी अवस्था में देखने को मिलता है। तो सी फेज, जिसको क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन फेज भी कहा जा रहा है, यहाँ पे होता है रेप्लिकेशन। तो प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है? वो होता है तुम्हारे सी फेज के अंदर। उसके बाद अगर यूकैरियोट के सेल साइकिल की बात करें अगर हम लोग, तो यूकैरियोट में चार स्टेजेस देखने को मिलते हैं, G1, S, G2 और M। अब अगर सिक्वेंशियली देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा हमारा G1 स्टेज, G1 के बाद S आएगा,
S के बाद G2 आएगा, G2 के बाद M आएगा, M के बाद वापस G1 स्टेज आ सकती। अब अगर रेप्लिकेशन की अगर बात करो तो यहाँ पे रेप्लिकेशन जो होता है वो होता है S फेज में। लेकिन एस फेज को भी हमने क्या कर लिया, दो एस फेजेस में डिवाइड कर लिया। एक तो अर्ली एस फेज में डिवाइड कर लिया और एक लेट एस फेज के अंदर डिवाइड कर दिया। जो हमारा अर्ली एस फेज होता है, अर्ली एस फेज के अंदर यूक्रोमेटिन का रेप्लिकेशन होता है, जबकि लेट एस फेज में हेटेरोक्रोमेटिन का रेप्लिकेशन होता है। अब दो टर्म अपने आप तुम लोग के दिमाग पर इंट्रोड्यूस हो गया कि यूक्रोमेटिन किसे कहा जाएगा और हेट्रोक्रोमेटिन किसे कहा जाएगा। तो इस चीज का अगर बेसिक समझना है तो समझो। देखो, हम लोग के पास जो डीएनए होता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। हम लोग के पास जो डीएनए होता है वो हिस्टोन के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। जस्ट एक सेकेंड। हाँ, हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो हमारा डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। अब हमारा जो डीएनए है वो हिस्टोन के चारों तरफ लिपटा हुआ है। उसकी वजह से क्या होता है, कुछ डीएनए जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता। मतलब सिंपल सा बात समझो, मान लो कि यह है हम लोग का डीएनए, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, अब देखो, अब डीएनए पूरा फ्री होता तो ये रहा एक जीन, ये रहा दूसरा जीन, ये रहा तीसरा जीन। अगर डीएनए फ्री होता तो डीएनए फ्री होता तो इसका भी ट्रांसक्रिप्शन होता, इसका भी ट्रांसक्रिप्शन होता, इसका भी ट्रांसक्रिप्शन होता, एमआरएनए बनता, प्रोटीन बनता। सेम यहाँ से भी एमआरएनए प्रोटीन बनता, यहाँ से भी एमआरएनए प्रोटीन बनता। लेकिन जब डीएनए हिस्टोन की ऊपर लिपटा हुआ है तो हिस्टोन के ऊपर लिपटे होने की वजह से क्या देखने को मिलता है हम लोगों को, सिंपल सा चीज है। मान लो कि ये हो गया हिस्टोन, तो जो हमारा डीएनए है वो आके इसके ऊपर क्या हो जाएगा, कॉइल हो जाएगा। और जब कॉइल हो गया तो ये जो जीन है जो कि इसके ऊपर प्रेजेंट था, वो जीन जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो जीन हिस्टोन के ऊपर आ जाएगा। मान लो यहाँ पे जीन था, ये जीन जो है वो हिस्टोन के ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या, तो आंसर निकल के आता है नहीं, क्योंकि उसके ऊपर पूरा का पूरा हिस्टोन लिपटा हुआ है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो देखने को नहीं मिल सकता। तो देखो, ये रीजन जो ओपन है और जहाँ पे एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन चल रहा है, इसको कहा जाता है यूक्रोमेटिन। वर्ड को ही देखोगे तो वर्ड में निकल रहा है यूक्रोमेटिन।
तो क्रोमेटिन का वो वाला हिस्सा जो कि ट्रू है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है, उसे कहा जाता है यूक्रोमेटिन, और जिसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होता है उसको कहा जाता है हेट्रोक्रोमेटिन। तो हम लोग के क्रोमोसोम में दो तरीके के जीन, मतलब दो तरीके के सीक्वेंस है। यूक्रोमेटिन जिसका हमेशा रेप्लिकेशन हो रहा, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रहा होता है, और हेट्रोक्रोमेटिन जिसका हमेशा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं हो रहा होता है। तो जो हमारा एस फेज का अर्ली स्टेजेस होता है उस दौरान यूक्रोमेटिन को रेप्लिकेट कर दिया जाता है, और जब लेट स्टेज ऑफ द एस फेज आता है तब जाके हम लोग क्या करते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन का रेप्लिकेशन करते हैं। तो ये प्रोकैरियोट में होता है सी फेज में, यूकैरियोट्स में होता है एस फेज में रेप्लिकेशन की बात करें अगर हम लोग तो। लेकिन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक और अंतर को समझना जरूरी है। प्रोकैरियोट मोस्ट ऑफ द केसेस में होते हैं हैप्लॉइड, मोस्ट ऑफ द केसेस में होते हैं हैप्लॉइड। यूकैरियोट हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। मान लो कि कोई एक ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है और कोई एक ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड का मतलब ये है कि उस ऑर्गेनिज्म के पास किसी भी क्रोमोसोम की केवल एक सिंगल कॉपी प्रेजेंट होती है, और डिप्लॉइड का मतलब ये होता है कि उस ऑर्गेनिज्म के पास किसी भी क्रोमोसोम की दो कॉपीज प्रेजेंट होती है। जैसे कि हम अपने ह्यूमंस की बात करें तो हम होते हैं डिप्लॉइड, हमारे पास एक ही क्रोमोसोम की दो कॉपी है। मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम लोग के पास क्रोमोसोम नंबर 1 की दो कॉपी है, एक आई है हमारे फादर के तरफ से और एक आया है हमारे मदर की तरफ से। मीन्स अब अगर देखो तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे जितने भी जीन्स होंगे वो जीन्स भी क्या होंगे, दो दो कॉपीज में प्रेजेंट होंगे। तो डिप्लॉइड के पास हर एक जीन की दो कॉपी प्रेजेंट होती है, जबकि हैप्लॉइड के पास एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है। हम इसको तब रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2n से। एन से इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसके पास जो क्रोमोसोम है उसकी एक ही कॉपी प्रेजेंट है, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 से क्योंकि इसके पास दो कॉपी प्रेजेंट है। अब सिंपल सा चीज समझो, मान लो कि यहाँ पे चल रहा है जीवन स्टेज, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जीवन चल रहा है। अब अगर जीवन से एस फेज आए, एस फेज से G2 आए, G2 के बाद M आए, तो सिंपल सा बात होता है। देखो हमने क्या कहा है कि जब एस फेज चल रहा है, एस फेज जैसे ही खत्म होगा, एस फेज जैसे ही खत्म होगा वो कौन से अवस्था में आ जाएगा, 2n वाले अवस्था में आ जाएगा। और G2 में वो 2n कंडीशन में ही रहेगा। और जब एक बार माइटोसिस खत्म हो जाएगी तो माइटोसिस खत्म होने के बाद वापस जो है ये हमारा 2n वाला स्टेज 1n में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स तुमको ये चीज याद रखना है। देखो पहला चीज तो ये याद रखना है कि जीवन के दौरान अगर n है तो एस फेज में n और 2n के बीच का अवस्था देखने को मिलेगा जब तक एस फेज खत्म ना हो जाए। जब एस फेज चल रही है उस दौरान हमको n से लेके 2n के बीच का कोई भी अवस्था देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे ही एस फेज खत्म हो जाएगा वहां पे 2n स्टेज आ जाएगी। अब s के बाद 2n स्टेज आई है तो G2 में भी 2n स्टेज ही जाएगी। और m के दौरान क्या देखने को मिल सकता है, m का मतलब होता है क्रोमोसोम का बंटवारा होना। तो वापस ये 2n जो है वो डिवाइड होके n एंड n में क्या हो सकता है, डिवीजन देखने को मिल सकता है m फेज खत्म होने के बाद। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज में तुमको यही खोजना है कि कौन सा स्टेज चल रहा है या फिर कौन सा स्टेज खत्म हो चुका। जीवन से लेके s के बीच में कुछ भी देख लो तो वो n आएगा। एस के अंदर देखोगे तो वो n से लेके 2n के बीच में होगा, लेकिन जब s खत्म हो जाए तो वो कौन से स्टेज में आ जाएगा, 2n स्टेज में आ जाएगा।
G2 जो है वो भी 2n स्टेज रहेगा, लेकिन M फेज जैसे ही खत्म होगा वो N एंड N में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वहीं पे डिप्लॉइड्स की बात कर रहे हैं। डिप्लॉइड्स में जैसे ही S फेज खत्म होगा, 2n से कौन सा स्टेज आ जाएगा, 1 4n आ जाएगा। 4n के बाद G2 जो है उसमें भी 4n जाएगा, लेकिन M फेज जैसे ही खत्म होगा यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, 2n एंड 2n वाला स्टेज देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारे माइटोसिस की बात। तो माइटोसिस के दौरान क्या देखने को मिलेगा, माइटोसिस के दौरान यही देखने को मिलेगा कि G1 के दौरान 2n रहता है, S फेज के बाद 4n हो जाता है, G2 में 4n रहता है, और M फेज के बाद वापस जो है वो 2n में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन माइटोसिस से ज्यादा इंटरेस्टिंग केस है मियोसिस का। मियोसिस के लिए हमको क्या चाहिए, मान लो कि कोई एक डिप्लॉइड G1 स्टेज में, जैसे ही S फेज खत्म हुआ वो आ गया हमारे 4n कंडीशन में। G2 में भी जो है वो 4n कंडीशन में है, लेकिन यहाँ पे जो मियोसिस होती है वो 2 स्टेजेस में होती है, मियोसिस 1 में होती है। अब मियोसिस 1 में देखोगे तो ये जो 4n वाला कंडीशन है वो 2n में कन्वर्ट हो जाएगा, और मियोसिस 1 खत्म होने के बाद ये चीज देखने को मिलेगा हम लोग को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब मियोसिस फर्स्ट चलती है, कौन सी अवस्था चलती है, मियोसिस फर्स्ट चलती है, उस केस में रेप्लिकेशन के बाद जो 4n हुआ था, 4n से वापस वो 2n वाले कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। फिर मियोसिस सेकेंड आता है, और मियोसिस सेकेंड में सेम वही चीज हो रही है जो कि कहाँ पे हुई थी, ये जो तुम्हारे माइटोसिस के दौरान होती है, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में तुमको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, तो क्वेश्चन में तुमको मियोसिस फर्स्ट लिख के नहीं देगा, क्या लिख के देगा, एनाफेज फर्स्ट लिख के देगा, और एनाफेज सेकेंड लिख के देगा। तो एनाफेज ही वो वाला स्टेज होता है जिसमें क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात यही याद रख लेना तुम, मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज अवस्था में रिडक्शनल डिवीजन होगा, 4n 2n में कन्वर्ट हो जाएगा। वही सेम मियोसिस सेकंड की एनाफेज सेकंड में 2n जो है वो सिंगल n में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुम लोग को इतना सा चीज ध्यान में रख के ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि तुम लोग को आंसर मिल जाए। तो ये हो गया माइटोसिस की बात, एक हो गया मियोसिस की बात। अब अभी तक तुम लोग एक चीज केयर कर रहे होगे, क्या केयर कर रहे होगे, कि जब भी डिवीजन होना है, चाहे सेल का डिवीजन या फिर न्यूक्लियस का डिवीजन, रेप्लिकेशन जरूरी है। अगर रेप्लिकेशन नहीं होगा तो एम फेज आएगा ही नहीं। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है कि अगर एस फेज आएगा ही नहीं तो तुम्हारा एम फेज आ ही नहीं पाएगा। तो स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये निकल के आता है कि जो हमारा रेप्लिकेशन होता है इट इज प्री रिक्विजिट फॉर द न्यूक्लियर और द सेल डिवीजन। तो रेप्लिकेशन इज प्री रिक्विजिट फॉर न्यूक्लियर और सेल डिवीजन। रेप्लिकेशन जो है वो सेल डिवीजन और न्यूक्लियर दोनों के डिवीजन के लिए एकदम जरूरी होता है। अगर एस फेज नहीं होगा तो तुम्हारा रेप्लिकेशन नहीं होगा, और रेप्लिकेशन नहीं होगा तो तुम्हारे सेल का डिवीजन जो है वो नहीं हो पाएगा।
अब हम लोग क्या करते हैं, रेप्लिकेशन की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। पहला चीज कि जो डीएनए टेम्पलेट होता है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम ओरिएंटेशन में होता है। टेम्पलेट जो होता है वो कौन से डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम के डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रेप्लिकेशन होता है वो टेम्पलेट की बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में चल रही होती है, मतलब कि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में चल रही होती है। अब रीजन क्या है ये चीज का, तो सिंपल सा चीज हमने कल देखा था कि जो हमारा डीएनए होता है वो डीएनए होता है डबल हेलिक्स, और यहाँ पे जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। मान लो ये ऊपर वाला स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम के ओरिएंटेशन में है, तो नीचे वाला जो स्ट्रैंड है वो बिल्कुल इसका उल्टा ओरिएंटेशन में होगा, मतलब डीएनए जो होता है पहली बात तो डबल हेलिक्स है, तो दूसरी बात एंटी पैरेलल होता है। डबल हेलिक्स का मतलब दो स्ट्रैंड्स मिलके हेलिकल फॉर्म में अरेंज रहेंगे। एंटी पैरेलल का मतलब है कि अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम ओरिएंटेशन में है तो दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो 3 प्राइम से 5 प्राइम ओरिएंटेशन में प्रेजेंट होगा। अब अगर इस डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तो पहले दोनों स्ट्रैंड्स को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। अगर हमको रेप्लिकेशन कराना है तो दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से सेपरेट करना पड़ेगा। अब देखो यहां पे ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है उसमें ये भी टेम्पलेट के तरीके से काम कर सकता है, लेकिन टेम्पलेट कौन से डायरेक्शन में काम करेगा, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में काम करेगा। जबकि नीचे वाला जो स्ट्रैंड है उसके लिए ये जो है टेम्पलेट के तरीके से काम कर सकता है, लेकिन 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में देखने को मिलेगा हमको। अब सिंपल सा चीज समझो, हमेशा प्राइमर आके ऐड होगा तो वो कौन से प्राइम पे ऐड होगा, 3 प्राइम पे ऐड होगा। और जो प्राइमर ऐड होगा वो बिल्कुल क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। जहां पे 3 प्राइम है उसके सामने 5 प्राइम आके जुड़ेगा। और डीएनए की जो सिंथेसिस होगी वो कौन से डायरेक्शन में होगी, 5 प्राइम तो यहाँ पे प्रेजेंट है तो 3 प्राइम के डायरेक्शन में देखने को हमको मिलेगी। तो हम क्या कह रहे हैं, जो हमारा डीएनए का टेम्पलेट होता है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ प्रेजेंट होता है, लेकिन जो रेप्लिकेशन होती है जस्ट उसके एंटी पैरेलल चलती है, मींस 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में चलती है। अब इसका रीजन भी है। रीजन क्या था, जो जैसा कि हमने कल देखा था कि यहां पे क्या होता है, जो डीएनए था उस डीएनए में 5 प्राइम के ऊपर तो फॉस्फेट प्रेजेंट था और 3 प्राइम के ऊपर क्या प्रेजेंट था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था। तो ये जो 3 प्राइम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है रेप्लिकेशन में, वो 3 प्राइम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप नेक्स्ट टाइम पे क्या कर सकता है, फॉस्फेट के साथ अटैक कर सकता है। और फॉस्फेट के ऊपर जब अटैक करेगा तो क्या देखने को मिलेगा हमको, सिंपल सा चीज, वहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था। अगर लास्ट क्लास नहीं याद आ रहा है तो सिंपल सा चीज यहाँ पे बना भी लेते हैं हम। मान लो कि ये है शुगर, पेंटोज शुगर, और इस शुगर से जुड़ा हुआ है मान लो एडेनिन, तो इसके ऊपर एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसका जो 3 प्राइम हाइड्रोक्सी होता है, 3 प्राइम के ऊपर क्या जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। 3 प्राइम पे क्या जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। अगर इसके पीछे हम लोग को क्या करना है
किसी नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना है तो सेम काम होगा। क्या काम होगा कि यहाँ पे ये है हम लोग का कोई एक नया न्यूक्लियोटाइड जिसमें 3 फॉस्फेट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है। ये भी एक शुगर से जुड़ा हुआ है, मान लो इसके ऊपर एडेनिन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ग्वानिन। इसके पास भी 3 प्राइम हाइड्रोक्सी खाली। अब ये 3 प्राइम हाइड्रोक्सी का काम तो तुमको पता है, सेकेंड कार्बन के ऊपर अटैक करता था। अगर हम लोग कार्बन को नाम दे दें, पहला फॉस्फेट को अल्फा फॉस्फेट दे दे, दूसरा फॉस्फेट को बीटा फॉस्फेट दे दे और तीसरे वाले फॉस्फेट को गामा फॉस्फेट नाम दे दिया जाए, तो जो 3 प्राइम का हाइड्रोक्सी होता है वो बीटा फॉस्फेट और अल्फा फॉस्फेट के बीच में अटैक करता है। और जैसे ही बीटा फॉस्फेट और अल्फा फॉस्फेट के बीच में अटैक होता है, वैसे ही क्या देखने को मिलता है, पहला वाला तो तीनों का तीनों फॉस्फेट सही सलामत है, उसके साथ जुड़ा हुआ है शुगर और शुगर से जुड़ा हुआ था एडेनिन, और एडेनिन के पास प्रेजेंट था हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसने अटैक कर दिया है किसके ऊपर, इस फॉस्फेट के ऊपर। तो जैसे ही ये उस फॉस्फेट के ऊपर अटैक करेगा, ये फॉस्फेट आके शुगर से जुड़ जाएगा और फॉस्फेट से जुड़ा हुआ शुगर ग्वानिन को लेके यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इस शुगर का 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल जो है वो अभी फिर से खाली हो गया, और जैसे ही खाली हुआ वैसे ही तुम देख रहे हो कि अगर अगला कोई एक न्यूक्लियोटाइड आता है, जैसे कि फिर से बना देते हैं, अगर कोई अगला न्यूक्लियोटाइड आया फॉस्फेट 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 के साथ शुगर लेके, शुगर के ऊपर मान लो साइटोसिन है, इसके पास भी 3 प्राइम हाइड्रोक्सी होगा, तो ये वाला जो हाइड्रोक्सी है वो क्या करेगा, सेम वही काम करेगा, बीटा के ऊपर अटैक कर देगा और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो 2 फॉस्फेट है वो पायरोफॉस्फेट के रूप में रिलीज हो जाएंगे और इस पायरोफॉस्फेट को अलग अलग फॉस्फेट में तोड़ दिया जाएगा। और इसका भी रीजन है कि इसको तोड़ा क्यों जाएगा। यहाँ पे जो 2 फॉस्फेट रिलीज हुए ना, ये बीटा फॉस्फेट और गामा फॉस्फेट, इन दोनों को भी अलग अलग तोड़ दिया जाएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब रीजन क्या है इसको तोड़ने का, रीजन ये है कि देखो, जब 3 प्राइम हाइड्रोक्सी ने इसके ऊपर अटैक किया तब जाके यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना ये वाला। लेकिन अगर पायरोफॉस्फेट यहाँ पे रहेगा, अगर इसको तोड़ा नहीं जाएगा तो ये वापस जाके इसके ऊपर अटैक कर सकता है और दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे से अलग कर सकता है। क्या हो सकता है, अगर पायरोफॉस्फेट को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पे ना तोड़ा जाए तो पायरोफॉस्फेट जो है वो वापस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के ऊपर अटैक कर देगा। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड सेकेंड वाला न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ था वो ट्राई न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में वापस यहां से रिलीज हो जाएगा। चीज समझ में आई। तो ये हुआ तुम्हारा टेम्पलेट का बात, 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन में होगा। टेम्पलेट के ऊपर जो भी चीज हो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को हम लोग लेंगे। जैसे कि अगर टेम्पलेट के ऊपर क्या देखने को मिल रहा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि टेम्पलेट के ऊपर ये रहा टेम्पलेट, टेम्पलेट है ये रहा 3 प्राइम और ये है टेम्पलेट का 5 प्राइम। कोई भी सीक्वेंस पकड़ लो यहाँ पे, मान लो कि ए टी जी सी सी टी जी टी ए जी टी सी, तो ये हो गया हमारा टेम्पलेट। अब जब नया डीएनए का सिंथेसिस होगा ना, तो नया डीएनए का सिंथेसिस कुछ ऐसे होगा। देखो यहाँ पे प्राइमर आके ऐड होगा, प्राइमर का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखना, जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आके ऐड होगा प्राइमर। समझेंगे इस चीज को, हम लोग को देखना भी है। ये है प्राइमर, जो प्राइमर वही प्राइमर ऐड किया जाएगा जिसमें ये ए के सामने क्या आएगा, टी आएगा, टी के सामने क्या आएगा, ए आएगा, ए के सामने सॉरी जी के सामने सी आएगा और सी के सामने जी आएगा। अब ये तो प्राइमर ऐड हुआ। अब देखो यहाँ पे साइटोसिन है, साइटोसिन के सामने क्या आएगा, साइटोसिन के सामने आएगा ग्वानिन,
अब ये जो ग्वानिन आएगा ना वो 3 फॉस्फेट को लेके आएगा। ग्वानिन जो है वो 3 फॉस्फेट को लेके आएगा। इसके पास खुद का क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेगा शुगर के ऊपर। मान लो ये शुगर था, ये ग्वानिन था, शुगर के ऊपर 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ। तो ये जो ग्वानिन पहले से था वो ग्वानिन क्या करेगा, इसके फॉस्फेट के ऊपर अटैक कर देगा, और फॉस्फेट के ऊपर जैसे ही अटैक करेगा इस साइटोसिन के सामने ग्वानिन ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस साइटोसिन के सामने ग्वानिन ऐड हो जाएगा। अब ग्वानिन का 3 प्राइम हाइड्रोक्सी ग्रुप खाली हो गया, तो यहां पे एडेनिन आएगा जिसके शुगर के ऊपर 3 फॉस्फेट होगा, तो ग्वानिन क्या करेगा, उसके पायरोफॉस्फेट को रिलीज करवा देगा फॉस्फेट के ऊपर अटैक करके। सेम काम यहाँ पे ग्वानिन के सामने साइटोसिन आएगा, थाइमिन के सामने एडेनिन आएगा, एडेनिन के सामने थाइमिन आएगा, फिर ग्वानिन के सामने साइटोसिन आया। अब साइटोसिन का 3 प्राइम हाइड्रोक्सी खाली है, थाइमिन के सामने आएगा एडेनिन। एग्जाम्पल देखो तो ये रहा शुगर, शुगर के ऊपर एडेनिन, शुगर से जुड़ा हुआ है 3 फॉस्फेट, और यहाँ पे इसका 3 प्राइम हाइड्रोक्सी। तो ये साइटोसिन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, और अटैक जैसे ही करेगा इस थाइमिन के सामने ये वाला एडेनिन आके जुड़ जाएगा। सेम काम यहाँ पे ग्वानिन आएगा और आके ऐड होगा। ठीक, तो इसको हमने क्या कहा, इसको कहा टेम्पलेट, और ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है वो कहा हमने। तो देख रहे हो टेम्पलेट जो है वो कौन से डायरेक्शन में है, 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में है, लेकिन डीएनए की सिंथेसिस जो है वो 5 प्राइम से कौन से डायरेक्शन की तरफ चल रही है, 3 प्राइम के डायरेक्शन की तरफ चल रही है। अब रीजन तुमसे अगर पूछ लिया जाए कि रेप्लिकेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम ओरिएंटेशन में ही क्यों चलती है, 3 प्राइम से 5 प्राइम ओरिएंटेशन में क्यों नहीं चलती, तो समझ लो धीरे से। पहला बात तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में इसलिए चलती है क्योंकि 3 प्राइम के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता। 3 प्राइम के ऊपर जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा तो वो आने वाले नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के ऊपर अटैक करेगा और डीएनए की सिंथेसिस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। लेकिन हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेंगे कि अगर हम लोग रेप्लिकेशन को उल्टे ओरिएंटेशन में कराएं तो क्या होगा। अब ये तो बात हुई रेप्लिकेशन के 2 मेन स्टेप्स की। उसके बाद हम क्या करते हैं, तीसरा मेन स्टेप पे आते हैं। और तीसरा मेन स्टेप ये है कि जब भी रेप्लिकेशन हो रहा होता है, मतलब डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है। अब डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल के तरीके से काम करता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में। हर में नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑल में नहीं बात कर रहा हूं मैं, मोस्ट ऑफ द में बात कर रहा हूं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए की कॉपी बनाई जा रही है ताकि जो नेक्स्ट डॉटर सेल बने उस डॉटर सेल के अंदर भी ये डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरीके से काम करे। तो कोशिश तो यही होगा ना कि यहाँ पे थाइमिन है तो इसके सामने एडेनिन ही जोड़ा जाए, और यहाँ पे साइटोसिन है तो इसके सामने ग्वानिन ही जोड़ा जाए। लेकिन अगर मान लो गलती से यहाँ पे ग्वानिन के सामने एडेनिन जुड़ गया, गलती से यहाँ पे ग्वानिन के सामने एडेनिन जुड़ गया, अब ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी गलती हो गई ना। ग्वानिन के सामने हमने क्या कर दिया, एडेनिन को ऐड कर दिया। ग्वानिन के सामने अगर हमने एडेनिन को ऐड कर दिया तो ये गलती हुई है और गलती को सुधारना पड़ेगा, और गलती सुधारने का जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है प्रूफ रीडिंग। क्या कहा जाता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो ये जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी चल रही होती है कौन से डायरेक्शन में, 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो होती है वो कौन से डायरेक्शन में चल रही होती है, 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में चल रही होती है। चीजों को थोड़ा सा समझो आराम से। अब प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कैसे चलती है,
मान लो ये हो गया हमारा टेम्पलेट। टेम्पलेट है तो कौन से ओरिएंटेशन में होगा, 3' से 5' के ओरिएंटेशन में होगा। मान लो यहाँ पे एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, ग्वानिन। सिंपल सा बात। अब यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हुई, न्यू डीएनए की सिंथेसिस। ये रहा, ये है 5', इधर 3' डायरेक्शन के अंदर ऊपर ये बढ़ रहा है। सिंपल सी बात को अगर हम लोग करें तो देखो, एडिनिन के सामने हमने क्या जोड़ दिया, थाइमिन जोड़ दिया, एकदम करेक्ट। अब ये जो एडिनिन के सामने थाइमिन जोड़ने वाला काम है वो कर कौन रहा है, वो कर रहा होता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। किसके द्वारा किया जा रहा होता है, तो यहां पे लिख लेना, रेप्लिकेशन इज डन बाय डीएनए पॉलीमरेज। एक एंजाइम है जिसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। रेप्लिकेशन कराने का काम होता है डीएनए पॉलीमरेज का। शॉर्ट में इसी को क्या लिखा जा सकता है, डीएनए पॉल लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसने एडेनिन के सामने थाइमिन जोड़ा, उसके बाद वो आगे बढ़ के कहाँ पे आ गया, वो आगे बढ़ के पहुंच गया ग्वानिन के पास। ग्वानिन में उसने यहाँ पे क्या जोड़ा, साइटोसिन जोड़ा। अब यहाँ पे साइटोसिन है तो साइटोसिन के सामने क्या जुड़ना चाहिए था, जुड़ना तो चाहिए था ग्वानिन, लेकिन गलती से जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये रहा डीएनए पॉलीमरेज। इसको मान लेते हैं दिस इज डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज ने गलती से क्या कर दिया, वो साइटोसिन के सामने एडेनिन जोड़ दिया। एक क्वेश्चन और पूछता है, डीएनए पॉलीमरेज कौन से डायरेक्शन में मूव करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज कौन से डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये रहा 5', ये रहा 3'। तो जब डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है तो जो जिस डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है उस पर तो 5' से 3' पे, लेकिन टेम्पलेट के ऊपर कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो 3' से 5' के ऊपर। तो तुमको ये चीज याद रखना पड़ेगा, टेम्पलेट में 3' से 5' की ओर, जबकि जो नया डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है उस पर 5' से 3' की ओर हमारा डीएनए पॉलीमरेज मूव कर रहा होता है। ठीक, तो जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, साइटोसिन के सामने एडेनिन जुड़ जाएगा, जो बहुत बड़ा गलती हो सकता है। तो गलती को सुधारने के लिए हमारा डीएनए पॉलीमरेज एक कदम पीछे जाता है। कहाँ जाता है, तो कौन से ओरिएंटेशन में, तो देखो टेम्पलेट के ऊपर कौन सा है, 3', ये रहा 5'। तो वो वापस 3' से 5' की तरफ पीछे घूम के देखता है कि क्या ये वाला न्यूक्लियोटाइड जो है वो सही है क्या, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, गलत है। तो 3' से 5' डायरेक्शन में हमको क्या देखने को मिला कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड क्या हो चुका है, गलत इनकॉर्पोरेट हो चुका है। तो ये जो है वो एक एक्टिविटी शो करवाएगा जिसे कहा जाता है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी कहा जाएगा इसको, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कहा जाएगा। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब क्या है, कि हमारा ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो वापस इसको 3' से 5' डायरेक्शन में जाके रिमूव कर देगा। क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। चलो बना लेते हैं।
अब जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज वापस घूम के आएगा, वो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करेगा। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में जाके इस गलत इनकॉर्पोरेट हुए न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देगा, और रिमूव करने के बाद वापस सेम वही काम करेगा और यहाँ पे रेप्लिकेशन करवाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, और यहाँ पे ग्वानिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन ऐड कर दिया जाएगा। साइटोसिन के सामने क्या ऐड कर दिया गया? ग्वानिन ऐड कर दिया गया। अब डीएनए पॉलीमरेज आगे चला जाएगा और आगे जाके यहाँ पे थाइमिन आया। अब थाइमिन के सामने देखो एडेनिन ऐड करवाना चाहिए। अगर एडेनिन ऐड करवा दिया गया है तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, लेकिन फिर से मानो कि ये डीएनए पॉलीमरेज आगे गया, ग्वानिन के सामने साइटोसिन जुड़ना चाहिए लेकिन वो थाइमिन जोड़ दिया। तो थाइमिन जोड़ने के बाद क्या होगा कि ये डीएनए पॉलीमरेज जो है वो वापस पीछे जाएगा, और पीछे जाने के बाद एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के बाद वापस थाइमिन को निकाल देगा, और थाइमिन निकालने के बाद वापस यहाँ पे साइटोसिन को ऐड कर देगा। और इस तरीके से हमारा डीएनए पॉलीमरेज जो है वो पूरा का पूरा रेप्लिकेशन को कंप्लीट करता है। लेकिन कंप्लीट करने के दौरान वही चीज हमको देखने को मिलती है कि कहीं कहीं पे गलती हो सकती है, उस गलती को आसानी से सुधारा जा सकता है। कौन सी एक्टिविटी के द्वारा? तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जिसे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी कहा जाता है, वो देखने को मिल सकती है। अब ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज बताओ। चलो तो फिर एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। देखो नॉर्मली तो क्या देखने को मिलता है, जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओरिएंटेशन में, और जो प्रूफ रीडिंग होती है वो होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन में। ठीक बात। जब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? प्रूफ रीडिंग देखने को मिलता है, तो वो होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन में। लेकिन अगर हम लोग हाइपोथेटिकली ये बोल दें कि रेप्लिकेशन जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ कराया जाए, तो क्या रेप्लिकेशन हो सकता है? और अगर रेप्लिकेशन अगर इस तरीके से कराया जाए तो हमको क्या चीज देखने को मिलेगी? समझने की कोशिश करें। सिंपल सा चीज समझते हो। मान लो ये है टेम्पलेट। अब जब रेप्लिकेशन 3 प्राइम टू 5 प्राइम में हो रहा है तो टेम्पलेट जो है वो कौन से ओरिएंटेशन में हो जाएगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओरिएंटेशन में हो जाएगा। यस और नो? यस सर। अब मानो कि यहां पे था एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन। अब यहाँ पे ये रहा 3 प्राइम, ये रहा 5 प्राइम। रेप्लिकेशन जो है वो हाइपोथेटिकली कौन से ओरिएंटेशन में चल रहा है? 3 प्राइम से 5 प्राइम के ओरिएंटेशन में चल रहा है। मान लो कि प्राइमर ऐड हुआ, एडेनिन के सामने क्या जोड़ दिया गया? थाइमिन जोड़ दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो थाइमिन के पास क्या होगा? अब देखो 3 प्राइम तो इधर है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप तो यहां पे हो जाएगा, और 3 का 3 फॉस्फेट जो है वो इस साइड पे आ जाएगा। यस, आ जाएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग? इसको बना ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट और 3 फॉस्फेट।
जिसको हम लोग थायमीन ट्राइफॉस्फेट बोलिए। अब जब न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना है तो न्यू न्यूक्लियोटाइड कौन हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन हो जाएगा। अब साइटोसिन के पास भी 3 फॉस्फेट होगा, साइटोसिन के पास भी 3 फॉस्फेट होगा और उसके 3 प्राइम पे क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप देखने को मिलेगा। तो अगर हम रेप्लिकेशन को 3 प्राइम से 5 प्राइम ओरिएंटेशन में कराएं तो रेप्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि 5 प्राइम फॉस्फेट के सामने 3 प्राइम हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया है, वो उसके ऊपर अटैक कर देगा और अटैक करने के बाद हमारा जो ग्वानिन है वो उसके साथ ऐड हो जाएगा, बस यहां से पायरोफॉस्फेट रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बॉन्ड बना देते हैं, लो थायमीन जो है वो साइटोसिन के साथ ऐड हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्या हुआ, डीएनए पॉलीमरेज आया और डीएनए पॉलीमरेज साइटोसिन के सामने ग्वानिन जोड़ने की कोशिश कर रहा, तो सेम वही ग्वानिन के साथ होगा 3 फॉस्फेट और यहाँ पे ग्वानिन के सामने होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के कारण क्या होगा, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा और जैसे ही इसके ऊपर अटैक होगा पायरोफॉस्फेट तो रिमूव हो जाएगा और ग्वानिन भी ऐड हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे भी नहीं हुई। लेकिन एक बार गलती से क्या हो गया कि जो थायमीन है, थायमीन के सामने जुड़ना था एडिनिन, लेकिन यहाँ पे आ गया ग्वानिन, हाइड्रोक्सी ग्रुप है और 3 फॉस्फेट ग्रुप है। अब अब क्या हुआ कि इस हाइड्रोक्सी ने पायरोफॉस्फेट के ऊपर अटैक कर दिया। पायरोफॉस्फेट के ऊपर जैसे ही अटैक हुआ 2 फॉस्फोरस यहां से निकल गया और जो हमारा ग्वानिन था वो जुड़ गया डीएनए में। अब गलती हुई है तो यहाँ पे कौन काम करेगा, हमारा डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा और डीएनए पॉलीमरेज की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी काम करेगी। कौन काम करेगा, मान लो ये डीएनए पॉलीमरेज है और डीएनए पॉलीमरेज ने कौन सी एक्टिविटी शो करी, प्रूफ रीडिंग करी। पहली बात तो प्रूफ रीडिंग कौन से ओरिएंटेशन में होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन में। तो क्या हम लोग प्रूफ रीडिंग करवा पाएंगे, आंसर निकल के आएगा नहीं। तो अगर हम लोग रेप्लिकेशन को 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ करवाएं तो प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाएगा। और अगर हमने प्रूफ रीडिंग करा लिया, मान लो हमने क्या कर लिया, प्रूफ रीडिंग करके यहाँ पे इसको निकाल दिया और इसको निकालने के बाद वापस हम लोग यहाँ पे क्या लेके आ गए, एडिनिन लेके आ गए जिसके ऊपर 3 फॉस्फेट तो है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अब ग्वानिन के पास 3 फॉस्फेट है क्या, ग्वानिन के पास अब 3 फॉस्फेट तो है नहीं, ओनली एक ही फॉस्फेट अब बचा है इसके पास। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैक कर ही नहीं पाएगा और हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैक ही नहीं कर पाएगा तो इनिशिएशन री इनिशिएशन हो पाएगा क्या, री इनिशिएशन भी देखने को नहीं मिल पाएगा हमें। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हाइपोथेटिकली रेप्लिकेशन को हम लोग थ्री प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन में करा दें, 2 प्रॉब्लम देखने को मिलेगी हमको। पहला तो प्रूफ रीडिंग में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और दूसरा हमको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा रीइनिशिएशन में। तो अगर हम लोग हाइपोथेटिकली रेप्लिकेशन को 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में कराएं तो लिख रहे हैं हम लोग, इफ रेप्लिकेशन अकर्स इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन, हम बोल रहे हैं कि रेप्लिकेशन जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन में हो रही है, अकर। और अगर तुमसे पूछा जाए हो सकती है कि नहीं हो सकती है तो तुम्हारा आंसर है यस हो सकती है, लेकिन बट यहां पे क्या देखने को मिलेगा, देयर इज ए प्रॉब्लम, देयर विल बी ए प्रॉब्लम।
इन प्रूफ रीडिंग एंड री इनिशिएशन। यहां पे क्या देखने को मिलेगा हमको, प्रूफ रीडिंग और री इनिशिएशन में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। पहला पॉइंट तो यही था कि रेप्लिकेशन जो है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी। दूसरा पॉइंट ये था कि रेप्लिकेशन के लिए जब हम लोग टेम्पलेट यूज करेंगे तो टेम्पलेट जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ होगा, और टेम्पलेट से प्राइमर हमेशा जुड़ेगा टेम्पलेट के 3 प्राइम के तरफ। तो बहुत बार गेट ये सब चीजों में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो तुमको बस ये देखना है कि डीएनए का 3 प्राइम किधर है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री उठा के तुमको प्राइमर बना लेना। उसके बाद तीसरा हमने क्या देखा कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी पाई जाती है डीएनए पॉलीमरेज के पास, और वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है 3 प्राइम से 5 प्राइम के ओरिएंटेशन में। अगर हम लोग चाहें तो रेप्लिकेशन को जबरदस्ती 3 प्राइम से 5 प्राइम ओरिएंटेशन में चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, डीएनए पॉलीमराइज हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी बार गलती हुई तो वहां पे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो गलती के चांसेस ज्यादा है, पहली बात, प्रूफ रीडिंग नहीं हो रही है तो। दूसरी बात, अगर गलती से एक न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, और ये कोशिश करी गई कि क्या बोलते हैं, री इनिशिएशन करा जाए, या फिर डीएनए पॉलीमरेज गलती से डिसलोकेट हो गया, मतलब डीएनए टेम्पलेट से गिर गया, और गिरने के बाद वापस वो टेम्पलेट के ऊपर लोड होके चाहे कि यहाँ से रेप्लिकेशन हो जाएगा, तो वो आगे रेप्लिकेशन संभव नहीं है, री इनिशिएशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, बहुत प्रॉब्लम जाएगी। तो ये चीज देखने को मिल सकती है जब हम लोग रेप्लिकेशन को 3 प्राइम से 5 प्राइम ओरिएंटेशन में करा देंगे। चलो अब आगे चलते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और नेक्स्ट टॉपिक ये बोलता है कि रेप्लिकेशन जो होता है वो बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। रेप्लिकेशन जो होता है वो एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। अब इस चीज को हमको थोड़ा सा आराम से समझना पड़ेगा। मान लो कि ये है बैक्टीरिया का क्रोमोसोम। बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है वो कौन से फॉर्म में पाया जाता है, सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पे सर्कुलर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मान लो कि सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद अगर बैक्टीरिया में देखो तो जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसे कहा जाता है ओरी सीक्वेंस। क्या कहा जाता है, ओरी सीक्वेंस कहा जाता है। इस ओरी के बारे में हम लोग कल डिटेल में बात करेंगे जब बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखना कि जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे कहा जाता है ओरी सीक्वेंस, जहां पे रेप्लिकेशन खत्म होता है उसे कहा जाता है टर सीक्वेंस, मींस टर्मिनेटर सीक्वेंस, टर साइड भी कहा जाता है। जो दोनों एक दूसरे से जस्ट बिल्कुल उल्टे ओरिएंटेशन में, मतलब 180 डिग्री पे पाए जाते हैं। जबकि वहीं पे जब हम लोग यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट में जो डीएनए होता है वो होता है लीनियर। यूकैरियोट में जो डीएनए होता है वो होता है लीनियर डीएनए। दूसरी बात कि जो यूकैरियोट में ओरी सीक्वेंस होता है, ओरी सीक्वेंस के जैसा ही सीक्वेंस पाया जाता है जिसे कहा जाता है ARS सीक्वेंस।
क्या कहा जाता है? ARS सीक्वेंस। ARS सीक्वेंस का फुल फॉर्म देखो तो वो निकल के आता है ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। इसे क्या कहा जाता है? ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस कहा जाता है। पहली बात तो देखो, बैक्टीरिया के पास ओनली एक ही ओरी सीक्वेंस होता है, जबकि यूकैरियोट के पास मल्टीपल ओरी सीक्वेंस हो सकते हैं। बैक्टीरिया के पास एक ही ओरी सीक्वेंस होता है, जबकि यूकैरियोट्स के पास मल्टीपल ओरी यानी कि मल्टीपल ARS सीक्वेंस देखने को मिल सकते हैं। अब जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, हमेशा रेप्लिकेशन जो होता है एक बार में दोनों डायरेक्शन में चलेगा। फॉर एग्जाम्पल समझो, यहां पे जैसे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो क्या देखने को मिलेगा? जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होगा तो उस दौरान ओरी सीक्वेंस से हम लोग डीएनए को ओपन कर देंगे। क्या करेंगे? ओरी सीक्वेंस से डीएनए को ओपन कर देंगे। इसको कहा जाएगा रेप्लिकेशन बबल। क्या कहा जाएगा इसको? रेप्लिकेशन बबल कहा जाएगा। तो यहां पर रेप्लिकेशन बबल बनना स्टार्ट हुआ। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये था ओरी सीक्वेंस। सेम काम हम लोग यूकैरियोट में करते हैं। ARS जहां जहां पे भी है, हम लोग क्या करा सकते हैं वहां पे रेप्लिकेशन बबल बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये भी मार्क कर लेते हैं, ये है तुम्हारा ARS साइट। अब देखो होता क्या है कि एक बार जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो रेप्लिकेशन की मशीनरी एक बार में दोनों साइड पे लगती है। दोनों साइड में लगने का मतलब क्या है कि पहले समझो, मान लो कि ये है तुम्हारा 3' टू 5' ओरिएंटेशन में, और ये है 5' टू 3' ओरिएंटेशन। हमने क्या कहा था कि जो भी डीएनए की सिंथेसिस होती है उसके लिए जो टेम्पलेट यूज होता है वो होता है 3' टू 5' ओरिएंटेशन में, और रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है ओरी सीक्वेंस। जैसे ही ओरी सीक्वेंस से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, वैसे ही क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही ओरी से रेप्लिकेशन बबल बनेगा तो दो मशीनरी एक साथ लोड हुई दिखेगी। एक मशीनरी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो दूसरी मशीनरी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। सेम काम तुमको प्रोकैरियोट में भी देखने को मिलेगी। एक मशीनरी पहले स्ट्रैंड पे लगी हुई है और एक मशीनरी दूसरे स्ट्रैंड पे लगी हुई है, और दोनों के दोनों जो है वो बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में मूव करते हैं। उल्टी डायरेक्शन में मूव करने का मतलब ये होता है कि एक यहां से डीएनए की सिंथेसिस जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, और यहां से डीएनए की सिंथेसिस जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है। तो एक ही बार में ओरी सीक्वेंस से दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन चलता है। किधर की तरफ चलता है? दोनों डायरेक्शन में चलता है। अब बाई डायरेक्शन का मतलब तो यही हुआ ना कि दो डायरेक्शन, तो रेप्लिकेशन ओरी से दोनों डायरेक्शन में होगी। इसको हमने कह दिया हमारा बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। अब प्रोकैरियोट में तो सिंगल ओरी बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है,
और यहाँ पे यूकैरियोट में मल्टीपल ओरी बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि सीधा सा बात है, एक बार जब ओरी ओपन होगा, रेप्लिकेशन बबल बनेगा, तो रेप्लिकेशन जो है वो दोनों डायरेक्शन में एक साथ करवाया जा सकता है। इसका फायदा ये होगा कि जितना भी टाइम लगना होगा उसका आधा टाइम लगेगा। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है तुम लोगों से, मान लो कि ये हो गया बैक्टीरियल क्रोमोसोम चाहे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, ये तो जो मैं बना रहा हूँ बैक्टीरियल क्रोमोसोम ही है। इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो है वो रेप्लिकेशन जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। और यहाँ पे जो रेप्लिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल है। तो देखो, यूनिडायरेक्शनल का मतलब ही तुमको समझ में आ गया होगा कि मान लो ये रहा ओरी, ये रहा ओरी। यूनिडायरेक्शनल का मतलब जब डीएनए रेप्लिकेशन एक डायरेक्शन में स्टार्ट होगा तो पूरा का पूरा घूम के इसको यहीं पे आना पड़ेगा, तब जाके पूरे के पूरे क्रोमोसोम की डीएनए की सिंथेसिस हो पाएगी। जबकि रेप्लिकेशन अगर बाई डायरेक्शनल है तो एक इस तरफ से स्टार्ट होगा, दूसरा इस तरफ से स्टार्ट होगा, और दोनों के दोनों अल्टीमेटली एक जगह पे आके मिल जाएंगे, जिसको हमने टर साइट कहा था, और यहाँ पे रेप्लिकेशन खत्म हो जाएगा। तो देखो, जब रेप्लिकेशन यूनिडायरेक्शनल होता है तो पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट करना होता है, इसमें टाइम जो है वो लग जाता है ज्यादा। जबकि जब रेप्लिकेशनल बाई डायरेक्शनल होता है तो टाइम लगता है कम। दूसरी बात, कम तो कितना कम, ज्यादा तो कितना ज्यादा, सिंपल सा बात। अब इसको पूरा सर्कल कंप्लीट करना है और इसको ओनली आधा सर्कल कंप्लीट करना है, तो जितना भी टाइम यहाँ पे लग रहा है यूनिडायरेक्शनल के लिए उसका दुगना टाइम लगेगा। मान लो अगर इसको होने के लिए 1 घंटा लग रहा है तो इसको कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स लगेगा, 2 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। रीजन क्या है, क्योंकि इसको तो आधा ही कंप्लीट करना है, दोनों डायरेक्शन से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका है, 1 घंटे के अंदर यहाँ पे पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल है तो 1 घंटे में तो ओनली यहाँ पे पहुंचेगा, बाकी 1 घंटा इसको वापस यहाँ तक आने में भी लग जाएगा, तो 2 घंटा लग जाएगा। तो क्वेश्चन यही पूछता है कई बार कि अगर रेप्लिकेशन यूनिडायरेक्शनल कर दिया जाए तो क्या होगा, तो जो रेप्लिकेशन का टाइम है वो 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप पे चले हम लोग रेप्लिकेशनल बाई डायरेक्शनल के बाद, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। रेप्लिकेशन जो है वो सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है। अब सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है वो समझना है हमको। चलो सिंपल सा चीज समझो, कहीं ना कहीं पे तो ओरी सीक्वेंस होगा ही, और ओरी सीक्वेंस होने का मतलब है कि रेप्लिकेशन बबल बन गया, ये बना रेप्लिकेशन बबल, ये हो गया ओरी का मिड, ओरी का एकदम बिल्कुल बीच वाला सीक्वेंस। हमने पहला बात तो ये डिस्कस कर लिया है कि रेप्लिकेशन जो है वो बाई डायरेक्शनल है, एक इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, एक इस डायरेक्शन में चल रहा होगा। अब डीएनए का टेम्पलेट का सीक्वेंस देख लो, मान लो ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम।
अब जब ओरी का मिड ये है तो यहाँ पे 5 प्राइम से ये 3 प्राइम हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ से वापस 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ से 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यहाँ पे वापस 3 प्राइम से 5 प्राइम। हमने क्या कर दिया, इसको ओरी के बीच से हमने इसको डिवाइड कर दिया डीएनए को। वापस देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ओरिएंटेशन चेंज हुआ है क्या, तो आंसर निकल के आता नहीं। यहाँ पे भी 5 प्राइम से 3 प्राइम ही है, यहाँ पे भी 5 प्राइम से 3 प्राइम ही है, इस डायरेक्शन में अगर जाओ। यहाँ पे देखो तो 3 प्राइम से 5 प्राइम, वापस यहाँ से देखो तो 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये देखने को मिला। अब पहला स्टेटमेंट याद करो, हमने क्या कहा था, टेम्पलेट जो होता है वो हमेशा कौन से ओरिएंटेशन में होता है, टेम्पलेट कौन से ओरिएंटेशन में होता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम ओरिएंटेशन में होता। अब यहां पे रेप्लिकेशन कराओ, ये रहा टेम्पलेट, इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसके लिए टेम्पलेट जो है ये वाला हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब जब 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो यहां पे सिंथेसिस तो हो सकती है, आराम से हो सकती है, लेकिन जब यहां पे देख रहे हो तुम लोग तो ये वाला जो सीक्वेंस है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो है नहीं, इसके रेप्लिकेशन के मूवमेंट के डायरेक्शन से हिसाब से देखो तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है। यस और नो, सही तो लग रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, रेप्लिकेशन का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुका है, मतलब टेम्पलेट का है डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो डीएनए की सिंथेसिस होगी वो फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होगी। क्या होगी, डीएनए की जो सिंथेसिस है वो फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होगी। ये चीज याद रखना है तुम लोगों को अभी के लिए, बाद में समझाऊंगा फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में क्यों होती है थोड़ी देर के बाद। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो टेम्पलेट 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में चल रहा है तो वहां पे सिंथेसिस तो कंटिन्यूअस होगी, लेकिन जहां पे टेम्पलेट जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में चल रहा है वहां पे डीएनए जो है वो कंटिन्यूअसली नहीं बन सकता है, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में बनेगा। ये तो इस साइड की बात हो गई आधे तरफ की। फिर इस तरफ आओ, अब इस तरफ रेप्लिकेशन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम का टेम्पलेट, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गया, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन जो है वो कैसे हो सकती है, बिल्कुल कंटिन्यूअसली चल सकती है। जबकि इस डायरेक्शन पे देखो तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया, तो यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस जो है वो कभी भी कंटिन्यूअसली नहीं होगी, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनने के कारण क्या देखने को मिलेगा हम लोग को, ये चीज देखने को मिलेगी। तो देखो एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है, और एक स्ट्रैंड जो है वो कैसे सिंथेसाइज हो रहा है, डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है। तो तुम लोगों को सेमी का मतलब तो पता ही है, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। तो आधा जो डीएनए है वो डिसकंटिन्यूअसली बन रहा है, और आधा डीएनए जो है वो कैसा बन रहा है, कंटिन्यूअसली बन रहा है। तो तुमको लिख के दे देना कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है, हाँ सही बात है, 2 स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड का सिंथेसिस जो है वो डिसकंटिन्यूअसली होता है। दूसरा स्टेटमेंट लिख के दे दे कि रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंटिन्यूअसली होता है, वो भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड की सिंथेसिस तो कंटिन्यूअसली होती है, जबकि दूसरे स्ट्रैंड की सिंथेसिस जो होती है वो डिसकंटिन्यूअसली होती है। और आधा का मतलब होता है सेमी। तो सेमी डिसकंटिन्यूअस बोल लो चाहे सेमी कंटिन्यूअस प्रोसेस बोल लो, रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंटिन्यूअस चाहे डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब तुम रीजन पूछोगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो चलो रीजन का मतलब रीजन समझ लेते हैं। उससे पहले समझो, उससे पहले ये चीज समझो कि ये जो स्ट्रक्चर बना है बबल लाइक स्ट्रक्चर, इसको हमने क्या कहा था,
रेप्लिकेशन बबल कहा था, क्या कहा था? रेप्लिकेशन बबल कहा था। अब इस रेप्लिकेशन बबल में देखो तो रेप्लिकेशन बबल को ओरी के मिड से हम लोग दो भाग में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क। जिसे क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन फॉर्क। किसको मैं रेप्लिकेशन फॉर्क कह रहा हूं? तो सिंपल सा चीज समझो, देखो एक तरफ रेप्लिकेशन चल रहा है इधर, और दूसरे तरफ रेप्लिकेशन चल रहा है इस डायरेक्शन में। तो एक रेप्लिकेशन बबल में दो डायरेक्शन में जब रेप्लिकेशन चल रहा होता है तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग फॉर्क कह देते हैं। तो एक रेप्लिकेशन बबल के अंदर कितने रेप्लिकेशन फॉर्क देखने को मिलेंगे हमको? 2 रेप्लिकेशन फॉर्क देखने को मिलेंगे। और एक रेप्लिकेशन फॉर्क में एक स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रही होती है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड जो है वो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रही होती है। तो एक रेप्लिकेशन बबल में 2 रेप्लिकेशन फॉर्क देखने को मिल सकते हैं। एक फॉर्क उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, एक फॉर्म उसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। अगर एक फॉर्क देखो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरा फॉर्म इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एक रेप्लिकेशन बबल से 2 रेप्लिकेशन फॉर्क निकल के आते हैं। अब रीजन पे चलते हैं कि व्हाट इज द रीजन, क्यों हमारा जो डीएनए का सिंथेसिस होता है वो सेमी डिसकंटिन्यूअसली होता है। हम लोग एक रेप्लिकेशन फॉर्क की बात करते हैं, दोनों रेप्लिकेशन फॉर्क ना लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेप्लिकेशन फॉर्क ले रहे हैं। ये रहा पहला स्ट्रैंड, मान लेते हैं ये 3 प्राइम से 5 प्राइम ओरिएंटेशन में। ये रहा दूसरा स्ट्रैंड जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम ओरिएंटेशन में। आगे आगे जो एंजाइम चल रहा है उस एंजाइम का नाम भी सुन लो, इस एंजाइम का नाम है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम का काम होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। इसी के पीछे प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है प्राइमेज। क्या नाम होता है? प्राइमेज। प्राइमेज का काम होता है डीएनए के ऊपर प्राइमर ऐड कर देना। क्या ऐड कर देना? डीएनए के ऊपर प्राइमर ऐड कर देना। एक प्राइमर मान लो यहां पे ऐड हुआ, सॉरी एक प्राइमर यहां पे नहीं, यहां पे ऐड हो चुका है। इसी प्राइमेज ने एक प्राइमर को कहां पे ऐड कर दिया है? यहां पे ऐड कर दिया है। और एक प्राइमर जो है वो यहां पे ऐड हुआ है। अब सिंपल सा बात कि यहां पे काम कर रहा है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। तो ये रहा हम लोग का डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एक साथ दोनों स्ट्रैंड पे काम करता है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहीं पे काम किया, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है। दोनों डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, हेलिकेज से भी जुड़े हुए होते हैं। ये मशीनरी पूरा का पूरा एक साथ काम कर रहा होता है। अब क्या होता है देखो, अब यहाँ पे जो टेम्पलेट से प्राइमर जुड़ा वो तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओरिएंटेशन, लेकिन यहाँ पे जो प्राइमर जुड़ा वो 3 प्राइम से 5 प्राइम के ओरिएंटेशन। तो क्या इस प्राइमर का यूज करके, ये जो नीचे वाले स्ट्रैंड के ऊपर प्राइमर है उसका यूज करके हम लोग डीएनए का रेप्लिकेशन करा सकते हैं? यस और नो?
आंसर निकल के आएगा नहीं। नीचे वाले स्ट्रैंड के ऊपर जो प्राइमर लगा हुआ है, जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम ओरिएंटेशन में है। कौन से ओरिएंटेशन में है? 3 प्राइम से 5 प्राइम के ओरिएंटेशन में है। तो क्या हम लोग इसको यूज कर सकते हैं फॉर द डीएनए सिंथेसिस? तो आंसर निकल के आता है नहीं। तो होता क्या है, सिंपल सा समझो। ये काम कर रहा है हम लोग का हेलिकेज। उससे पहले यहाँ पे एक प्राइमर ऐड हो चुका है। डीएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इस प्राइमर को हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं। क्या होते जा रहा है? डीएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इस प्राइमर का यूज करके हम लोग डीएनए की सिंथेसिस 5 प्राइम से 3 प्राइम में कर ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्राइमर ऐड हुआ था वो 3 प्राइम से 5 प्राइम ओरिएंटेशन में था। हम लोग उसकी सिंथेसिस नहीं करा सकते। हमने क्या किया, एक बार फिर से प्राइमेज को यूज किया, और प्राइमेज को यूज करने के बाद अब प्राइमर जो है वो यहाँ पे लगाया। लेकिन प्राइमर फिर से वही लगेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम ओरिएंटेशन में। कोई फायदा अभी तक तो नहीं दिख रहा है। लेकिन अब क्या होगा, सिंपल सा चीज समझ लेना है अपने को। अब यहाँ पे जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, वो नीचे वाला स्ट्रैंड 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है वो 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। कुछ ऐसे मान के चलो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइमर ऐड हुआ था। यहाँ पे क्या ऐड हुआ था? प्राइमर ऐड हुआ था। अब जो प्राइमर ऐड हुआ था उसका ओरिएंटेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसका ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा? 180 डिग्री जैसे ही ये हमारा डीएनए घूमा, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओरिएंटेशन में आ जाएगा। और टेम्पलेट जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम ओरिएंटेशन में आ जाएगा। और जब डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक का सिंथेसिस तो कराया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा डीएनए रोटेट हो चुका है। जबकि ऊपर वाले स्ट्रैंड पे तो सिंथेसिस चल ही रही है। इस चीज को या इससे समझ में नहीं आएगा। एक काम करता हूँ, बुक में दिखाता हूँ। जस्ट एक सेकंड।
सिंपल सा चीज समझो, देखो ये है तुम्हारा रेप्लिकेशन फॉर्क। अब ये जो एंजाइम देख रहे हो, दिस इज द डीएनए पॉलीमरेज। तुमको थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आराम से। देखो यहाँ पे सीधा सीधा ये है हमारा एक डीएनए का टेम्पलेट, जो कि काम कर रहा है टेम्पलेट की तरह 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन। जबकि ये जो दूसरा स्ट्रैंड है ना, दूसरा स्ट्रैंड क्या है हमारा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओरिएंटेशन में है, जिसके कारण इसके कंटिन्यूअसली सिंथेसिस नहीं हो सकती। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया प्राइमर। प्राइमर ऐड करने के बाद डीएनए जो है उसको 180 डिग्री ऐसे करके रोटेट कर दिया, और जब 180 डिग्री रोटेट किया तो हम लोग का प्राइमर जो है वो करेक्ट ओरिएंटेशन में आ जाएगा, और करेक्ट ओरिएंटेशन में आने के बाद हम लोग इस डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में सिंथेसाइज कर पाएंगे। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब इसी चीज़ को मैं अगर वहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो सिंपल सा ऐसे ही तो बनेगा ना। देखो ये रहा हमारा प्राइमर, यहाँ पे ऐड हो गया था, यहाँ पे हमारा प्राइमर ऐड हो गया था, और डीएनए जो है वो क्या हो गया, 180 डिग्री रोटेट हो गया। 180 डिग्री रोटेट होने के बाद हमने क्या किया, डीएनए की सिंथेसिस कर ली छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में। अब यहाँ पे ये जो डीएनए की सिंथेसिस है, यहाँ पे तो डीएनए कंटिन्यूअस बन रहा है, और यहाँ पे डीएनए जो है वो कैसा बनेगा, डिसकंटिन्यूअस बनेगा। कैसे डिसकंटिन्यूअस बनेगा, तो एक बार डीएनए को रोटेट कराया जाएगा, जितना रोटेट हुआ उतने का सिंथेसिस किया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। तो जो तुम्हारा रेप्लिकेशन फॉर्क होता है उसमें एक स्ट्रैंड की सिंथेसिस तो कंटिन्यूअसली चल रही होती, जबकि दूसरे स्ट्रैंड को 180 डिग्री रोटेट करना है, डीएनए को सिंथेसाइज करना है, उसको फिर से रिलीज करके फिर से डीएनए को 180 डिग्री रोटेट करना। तो हमारा जो डीएनए होता है उसकी सिंथेसिस छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होती है। क्या होता है, हमारा जो डीएनए बनता है उसकी सिंथेसिस जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे ये जो सिंथेसिस हो रहा है डायरेक्ट, जिस स्ट्रैंड की सिंथेसिस कंटिन्यूअस हो रही है, उसको कहा जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को क्या कहा जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पे सिंथेसिस तो डायरेक्ट चल सकती, कंटिन्यूअस चल सकती है, और जब डीएनए कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड में पहले 180 डिग्री रोटेट करो, सिंथेसिस करो, फिर छोड़ो, फिर 180 डिग्री रोटेट करो, फिर सिंथेसिस करो, फिर छोड़ो, उसके कारण ये वाला जो स्ट्रैंड है वो पीछे चलेगा, थोड़ा सा स्लो चलेगा, जबकि ये वाला स्ट्रैंड के ऊपर रेप्लिकेशन जो है वो जल्दी जल्दी चलेगा। इसीलिए इस स्ट्रैंड को क्या कहा जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। जबकि वो वाला स्ट्रैंड की बात करो जिसके ऊपर सिंथेसिस जो है डिसकंटिन्यूअस चल रहा है। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस चलने की वजह से हो ये रहा है कि यहाँ पे हमारा जो स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है वो धीरे धीरे सिंथेसाइज हो रहा है, पीछे लीडिंग की तुलना में थोड़ा सा धीरे उसका क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। इसीलिए इसको कह दिया जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। क्या कह दिया जाता है, इसे कह दिया जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। तो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है उसको कह दिया जाता है लीडिंग स्ट्रैंड, जहां पे डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है उसको कह दिया जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। रीजन वही है कि यहाँ पे जो लीडिंग स्ट्रैंड है
उसमें टेम्पलेट जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन में, और डीएनए की सिंथेसिस 5 प्राइम से 3 प्राइम ओरिएंटेशन में हो रही है। जबकि हमारा जो इसका नीचे वाला स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में है। अब जब वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे है तो उसके डीएनए की सिंथेसिस के लिए हमको बार बार इसको रोटेट करके उसको पहले 3 प्राइम टू 5 प्राइम में कन्वर्ट करना पड़ता है। जितने की सिंथेसिस हो सकती है उतने की सिंथेसिस होती है, होने के बाद उसको वापस रिलीज कर दिया जाता है कौन से फॉर्म में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले फॉर्म में। और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में इसको क्या कर दिया जाता है, सिंथेसाइज कर दिया जाता है। और ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनको कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इनको क्या कह दिया जाता है, इनको कह दिया जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स वही छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो 180 डिग्री रोटेट होने के बाद सिंथेसाइज हुए हैं वही होते हैं। तो क्या डीएनए को हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में छोड़ देते हैं? तो आंसर होता नहीं। बाद में हम क्या करेंगे, इन फ्रेगमेंट को एक के ऊपर एक जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद कंटिन्यूअस डीएनए की सिंथेसिस देखने को मिल जाएगी हमको। समझ में आ रहा है? तो ये चीज होता है हमारा लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब पूरे के पूरे अगर एक रेप्लिकेशन बबल की बात कर लो, फॉर एग्जांपल ये बनना रेप्लिकेशन बबल, और रेप्लिकेशन बबल में हमने बोल दिया ये है ओरी वाला साइट। अब इस स्ट्रैंड की बात करो तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में है और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम में। मेरे को तुम लोग को बस सिंपल सा चीज बताना है कि कौन सा 4 पोजीशन में लिख दे रहा हूं। यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ फर्स्ट पोजीशन, इसको लिख रहा हूँ सेकंड पोजीशन, इसको लिख रहा हूँ थर्ड पोजीशन, इसको लिख रहा हूँ फोर्थ पोजीशन। तो मेरे को ये बताना है बस तुम लोगों को कि फर्स्ट पोजीशन का सिंथेसिस कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा। एक चीज मैं बता दे रहा हूं, और वो ये है कि यहाँ पे रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में चल रही है और यहाँ पे रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में चल रही है। तो पहला पोजीशन कंटिन्यूअस सिंथेसिस की डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस? 3 प्राइम तो यहाँ पे 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, तो यहाँ पे सिंथेसिस कैसी देखने को मिलेगी, कंटिन्यूअस देखने को मिलेगी। जबकि यहाँ डिसकंटिन्यूअस, यहाँ सेकंड वाला पोजीशन जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया, तो वहां पे सिंथेसिस कैसी होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी। थर्ड पोजीशन पे आ जाओ, थर्ड पोजीशन पे कैसी सिंथेसिस होगी, रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में चल रहा है तो सिंथेसिस जो है वो इसी डायरेक्शन में रेप्लिकेशन चल रहा है, तो यहाँ पे जो सिंथेसिस है वो कैसी होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी। जबकि यहाँ पे ये जो फोर्थ पोजीशन है वहां पे सिंथेसिस कैसी होगी, कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा होता है। अब इसको देख के तो तुम लोग आराम से समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो कि एक ही रेप्लिकेशन फोर्क के ऊपर अगर तुम लोग देखो, एक ही रेप्लिकेशन फॉर्क में एक तरफ तो डीएनए की सिंथेसिस जो होती है वो हो रही होती कंटिन्यूअसली, जैसा यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो। एक तरफ क्या हो रहा होता है, डीएनए का सिंथेसिस कंटिन्यूअसली हो रहा था, सेम उसी स्ट्रैंड पे डीएनए जो है वो डिसकंटिन्यूअस बन रहा होता है। समझ में आया? एक तरफ डीएनए जो है वो कंटिन्यूअसली सिंथेसिस किया जा रहा है, सेम उसी स्ट्रैंड पे डीएनए जो है वो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज किया जा रहा होता है। दूसरी तरफ वही देखो तो दूसरे वाले स्ट्रैंड पे अगर एक तरफ कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है तो दूसरे तरफ डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है। तो सिंगल स्ट्रैंड की बात करें, अगर हम लोग सिंगल स्ट्रैंड की बात करेंगे तो भी सिंगल स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। अगर दोनों स्ट्रैंड की भी बात करें तो दोनों स्ट्रैंड पे भी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस देखने को मिलती है।
अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को तो हमने रेप्लिकेशन बबल कह दिया था, और ये हाफ से इधर के तरफ हमने रेप्लिकेशन फोर्क कहा था। तो सिंपल सा बात याद रखना है अपने को कि जब रेप्लिकेशन फोर्क की बात करते हैं तो एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है और एक स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है। ये जो स्ट्रैंड है इसको कह दिया जाएगा लीडिंग। सेम इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये स्ट्रैंड क्या कहलाएगा, लीडिंग। ये स्ट्रैंड जो है वो क्या कहलाएंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड भी क्या कहलाएंगे, लैगिंग स्ट्रैंड्स कहलाएंगे। बट सर कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है, उसका ओरिएंटेशन अपोजिट डायरेक्शन में क्यों? अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ, वो पहले 180 डिग्री डीएनए घूमा था, डीएनए 180 डिग्री घूमा था, जब रिलीज होगा तो वो वापस सीधा हो जाएगा ना। तो जब 180 डिग्री घूमा था तो सिंथेसिस तो इसका इसी ओरिएंटेशन में हुआ था, लेकिन रिलीज होने के बाद ये वापस इस ओरिएंटेशन में रोटेट हो जाएगा। ओके। अब एक तरफ लीडिंग लैगिंग दिख रहा होगा, लीडिंग और लैगिंग वाला हिसाब किताब। और इसी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हमने क्या कहा है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा। अब ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स एक दूसरे के साथ जोड़ के कंटिन्यूअसली डीएनए उसको बनाया जा सकता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ के कंटिन्यूअसली डीएनए की सिंथेसिस की जा सकती है। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद अब आ जाते हैं लास्ट स्टेटमेंट के ऊपर, और वो लास्ट स्टेटमेंट निकल के आता है, रेप्लिकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। रेप्लिकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। अब रेप्लिकेशन को क्या कहा जा रहा है, एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस कहा जा रहा है। अब ये तो इसको प्रूफ किया था दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था मिशेल्सन एंड स्टॉल। मिशेल्सन और स्टॉल के आने से पहले ऐसा सोचा जाता था कि मान लो ये दो स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पेरेंट डीएनए, क्योंकि पेरेंट डीएनए से ही डॉटर डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो यहां पे कई तरीके के हाइपोथेसिस थे, रेप्लिकेशन होने के लिए कई तरीके के हाइपोथेसिस थे। पहला हाइपोथेसिस ये कहता था कि यहाँ पे पेरेंट स्ट्रैंड में तो कोई चेंज नहीं आता है, हम लोग नए डीएनए की सिंथेसिस जो है वो कर लेते हैं। तो ये वाले स्ट्रैंड, इस वाले डीएनए को क्या कह दिया हमने, डॉटर डीएनए कह दिया। अब देखो, डॉटर डीएनए के बनने के, डॉटर डीएनए बिल्कुल नया बना है, पेरेंट वाले स्ट्रैंड को हमने कंजर्व करके रख लिया। पेरेंट वाले स्ट्रैंड को हमने क्या कर लिया, कंजर्व करके रख लिया। तो ये वाला जो प्रोसेस था उसको कहा जाता था कंजर्वेटिव प्रोसेस। पहला ये कहा जाता था कि पेरेंट वाले स्ट्रैंड को पूरा कंजर्व कर लिया जाता। दूसरा हाइपोथेसिस ये कहता था कि नहीं, पेरेंट वाले स्ट्रैंड से ही यूज करके हम लोग क्या करते हैं, नए डीएनए की सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड को देखो तो उसमें पेरेंट का डीएनए कंजर्व है और दूसरा नया स्ट्रैंड बना, तो इस प्रोसेस को कहा गया सेमी कंजर्वेटिव। और तीसरा प्रोसेस में क्या कहा गया कि पेरेंट के स्ट्रैंड को संभाल के रखने की क्या जरूरत है, पुराना हो गया है, पूरा नया बना लो। इस वाले प्रोसेस को हमने कहा नॉन कंजर्वेटिव प्रोसेस।
इस वाले प्रोसेस को हमने क्या कहा, नॉन कंजर्वेटिव प्रोसेस का। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिनका मानना ये था कि जो पेरेंट वाला डीएनए है, पहले पेरेंट वाले डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा और फिर पेरेंट वाले डीएनए और नए डीएनए को जोड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, नए डीएनए की सिंथेसिस कर सकते हैं। तो उनका मानना ये था कि ये रहा पेरेंट वाला डीएनए टूट गया, पेरेंट वाला डीएनए टूटने के बाद वो जाके न्यू डॉटर वाले से भी फ्यूज हुआ और न्यू डॉटर वाले से फ्यूज होके उसने कुछ मिक्सचर बनाया जिसको कहा गया डिस्पर्सिव प्रोसेस। तो पहले ये 4 तरीके के हाइपोथेसिस थे हम लोग के पास। पहला हाइपोथेसिस ये कहता था कि पेरेंट के स्ट्रैंड को पूरा कंजर्व कर लो, जिसको कंजर्वेटिव प्रोसेस कहा हमने। दूसरा स्ट्रैंड ये कहता था कि पेरेंट के स्ट्रैंड को आधा कंजर्व करो और उससे नए डीएनए की सिंथेसिस कर लो, जिसको सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस कहा गया। उसके बाद बोला ना, पेरेंट के डीएनए को कंजर्व करने का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नया डीएनए बनाओ, जिसको नॉन कंजर्वेटिव प्रोसेस कहा गया। और चौथे ग्रुप वाले तो ये बोलते थे कि पेरेंट का डीएनए पूरा का पूरा टूट जाएगा और नए न्यूक्लियोटाइड के साथ ऐड होकर डॉटर डीएनए का सिंथेसिस हो जाएगा, जिसको डिस्पर्सिव प्रोसेस कहा जाएगा। अब ये चारों में से कौन सा हाइपोथेसिस सही है, इसके लिए हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और 2 साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मिशेल्सन एंड स्टॉल। उन्होंने प्रूव किया कि ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। मिशेल्सन और स्टॉल ने ये प्रूव किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो मिशेल्सन एंड स्टॉल proved that replication is semi conservative। मिशेल्सन एंड स्टॉल ने प्रूव किया कि रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया। इसे डेंसिटी ग्रेडियंट या फिर डेंसिटी बाउंड सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। उन्होंने एक टेक्निक यूज करी जिसे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। तो पहले डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन को समझेंगे हम लोग, उसके बाद उनके एक्सपेरिमेंट को समझेंगे हम लोग। बना लिए हो उसको? यस सर। चलो पहले डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन समझ लेते कैसे होता है। मान लो कि ये एक ट्यूब, इस ट्यूब में हम लोग क्या कर रहे हैं, सीजियम क्लोराइड ले रहे हैं या तो सुक्रोज ले रहे हैं। और सीजियम क्लोराइड या फिर सुक्रोज का क्या कर रहे हैं हम लोग, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का जो सॉल्यूशन है उसको इसमें भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का जो सॉल्यूशन है उसको यहाँ पे भर रहे हैं। हमने क्या कहा कि यहाँ पे मान लो सीजियम क्लोराइड का 0.1 मोलार का सॉल्यूशन है, यहाँ पे 0.4 मोलार का सॉल्यूशन है, यहाँ पे 0.7 मोलार का
सॉल्यूशन है और यहाँ पे 1 मोलार का सॉल्यूशन है। मतलब ऊपर में कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है और नीचे में कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है। हमने क्या किया, सीजियम क्लोराइड ले लिया या फिर सुक्रोज ले लिया, और सोडियम क्लोराइड सीजियम क्लोराइड या फिर सुक्रोज लेने के बाद हम लोग क्या किए कि हमने सिंपली इसके अंदर हमने इसको कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से भर दिया, और कॉन्सेंट्रेशन से हिसाब से भरने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है कम वहाँ पे डेंसिटी भी होगी कम, और जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा वहाँ पे डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब होगा क्या, मान लो तुमने इसके अंदर सैंपल लोड किया, और सैंपल लोड करने के बाद तुमने 3 तरीके का सैंपल लोड किया है, 1 2 3। अब जब इन तीनों सैंपल को तुम क्या करोगे, इसके अंदर लोड कर दोगे, तो लोड करने के बाद इनका सेंट्रीफ्यूगेशन कर दोगे। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो ये मॉलिक्यूल जो है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन होना स्टार्ट करेंगे, नीचे की तरफ बैठना स्टार्ट करेंगे, और नीचे की तरफ जब वो लोग बैठना स्टार्ट करेंगे तो वो लोग तब तक बैठेंगे जब तक कि वो अपने डेंसिटी तक ना पहुंच जाए। तो अब देखो ये लोग अपने 3 जगह पे सेटल हो गए, मतलब अगर इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, इसको सी बोल रहे हैं, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। मतलब अगर ए की डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो वो सबसे नीचे माइग्रेट करेगा। समझ में आया, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है या फिर जिसका वेट ज्यादा है वो सबसे नीचे की तरफ माइग्रेट करेगा, और जिसका वेट सबसे कम है यानी कि जिसकी डेंसिटी सबसे कम है वो ऊपर की तरफ माइग्रेट करेगा। ठीक, अब इसको बनाते रहो, आता हूं मैं थोड़ा देर में।